Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं आपका फ्री वीज़ा एडवाइज़र, कंसल्टेंट, दोस्त या अपना गाइड या अपना मेंटर, कुछ भी कह लीजिए। पर एक बात की बहुत खुशी हुई कि कल सर्बिया से रिलेटेड जितनी भी मैंने कवरेज डाली, बहुत लोगों ने प्यार दिया। कुछ लोगों के फ़ोन भी आए, मैं उनके भी स्क्रीनशॉट अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक्चुअल में ये सब मामला हुआ क्या है कि वो एकदम से अचानक ही हमारे ऊपर एक बर्डन आ गया। तो उस बर्डन के कारण जो है ना सारा पैनिक हुआ है। लेकिन अब बातें समझ आने लगी हैं, अब समझ आना शुरू हुआ है कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए था और क्या किया गया और अभी क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं ये कवरेज आपके लिए स्पेशल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पता है कि आने वाले 2, 4, 5, 7 दिनों के अंदर वाया सर्बिया या वाया मैक्सिको या किसी और थर्ड कंट्री से आप विजिट करने वाले हैं। लेकिन आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग केवल और केवल ट्रैवल करने के चक्कर में, कनाडा पहुँचने के चक्कर में हम लोग अपने एजेंट को पैसे दे देते हैं और वो एजेंट, हालांकि वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं। जो ये रूल आया सर्बिया की गवर्नमेंट की तरफ से, ये रूल आया, ये अचानक ही एक रूल आया जिस कारण से इस रूल ने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमें थोड़ा सा और गहराई तक सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सर्बिया का रास्ता एज वाया कंट्री अडॉप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा इससे हटकर सोचिए कि आप मैक्सिको के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिको में अभी सब कुछ ठीक ठाक है अगर आप स्मूथली जाना चाहते हैं तो। दूसरा इथोपिया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन आप इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अब कुछ लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और भी है कि उसमें आपको इथोपिया का वीज़ा लेना पड़ता है जो कि 24 घंटे के अंदर आ जाता है, जो आप इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो खबर है कि मालदीव अभी शुरू होगा तो वाया वहाँ से कोई रास्ता बनेगा, तो वो भी एक रास्ता खुल सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि एयर कनाडा अभी 29 जुलाई से एक फ़्लाइट शुरू कर रहा है जो 1 अगस्त को वापस टोरंटो जाएगी। तो होपफुली कि सब कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट भी ओपन हो रही है। लेकिन साथ साथ हमें उन सब बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिनके हालात ऐसे हो रहे हैं कि उनके पास मेडिकल ख़त्म होने की स्थिति है या जिनके पास उनके कोर्स ख़त्म होने की स्थिति है, और लेकिन अगला सेमेस्टर अभी अगस्त से ही शुरू है, और कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनको अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। तो आपको एक ही चीज़ का मैं सजेशन दूंगा दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और इसके एक स्टेप को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने कल देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो उनके बच्चे गए हुए हैं अभी कल सर्बिया फ़्लाइट जो 12 तारीख को निकली थी यहाँ से, और सर्बिया 12 को ही पहुँची थी रात को। तो लेकिन वो यहाँ से जो तैयारी करके गए थे वो 3 दिन क्वारंटाइन, जो ट्रांजिट एरिया के अंदर सर्बिया में जो एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट एरिया होता है वहाँ पे मतलब अरेंजमेंट करके गए थे, जिसमें उन्होंने बिस्किट्स वगैरह, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें, जो नमकीन वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ें डाली। 3 लोग वो इकट्ठे थे तो मैनेज हो गया। तो आप यकीन मानेंगे 11 जुलाई की रात को जब उन्होंने 12 बजे के आसपास, इंडिया के टाइमिंग के अनुसार 12 बजे रात को वो रूल इंडिया के हिसाब से लागू हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से लागू किया सर्बिया ने कि अब 7 दिन का क्वारंटाइन सर्बिया में होना जरूरी है। तो जो उस समय ऑन एयर थे लोग, यानी कि वो लैंड कर रहे थे, और कुछ लोग वाया दोहा भी आए थे, कुछ फ्रैंकफर्ट से आए थे, तो सर्बिया में जब उतरे तो उन लोगों को एकदम से शौक हुआ कि यार ये क्या हो गया, हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट आगे जो है ना लेओवर है, लेओवर के बाद हमने जाना था, या 3 दिन का हमारा स्टे था या 2 दिन का था, लेकिन अब 7 दिन, क्योंकि 7 दिन का अरेंजमेंट लोगों ने किया नहीं था, क्योंकि फ़्लाइट उनकी जो है 7 दिन के बाद नहीं थी, पूरे 3 दिन बाद थी। तो आप यकीन मानना कि यहाँ पे कुछ
अच्छी बातें भी हुई हैं, क्योंकि मैं आपके सामने अच्छी बातें भी शेयर करता हूँ। सर्बिया सरकार ने उस समय उन लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया जो वो कर सकते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि सर्बिया सरकार ने उस समय कुछ लोगों के लिए जो एक दिन फ्लाइट लेट थी, पहले रीअरेंज करके उनको वहाँ से निकाला। मतलब इतना बड़ा स्टेप सर्बियन सरकार ने लिया, कमाल है। और फिर उन्होंने जो सर्बिया में इंडिया एम्बेसी है उनके कुछ ऑफिशियल्स को बुलाया, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए। फिर उन्होंने उनको कुछ खाना प्रोवाइड करवाया। खाना प्रोवाइड कैसे करवाया कि जैसे कुछ वहाँ पे जो महंगे रेस्टोरेंट थे उनसे ना खाना मंगवाकर कुछ सस्ते रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के दिया। जिन होटल के साथ उन्होंने प्री बुकिंग कर रखे थे उन होटल्स के साथ उन्होंने कांटेक्ट करवाकर उनकी रिफंड कुछ ना कुछ रिफंड करवाया। तो दोस्तों ये सर्बियन सरकार ने वहाँ पे करके दिया, इसके लिए उनको हेड्स ऑफ है और सलूट करते हैं उनको। लेकिन आगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने एजेंट पर उतना ही भरोसा करें जितना कि ज़रूरी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एजेंट केवल और केवल यहाँ पर बैठे बैठे अंदाजे से आगे वेंडर्स को से जो है ना पैकेज ले रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपके एजेंट हैं उनको कहिए कि मुझे जो वहाँ पे होटल करके देना है, 7 दिन का होटल करके देना है, उसके अंदर प्राइसिंग प्लस वहाँ का फूड और प्लस वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि आपको तो इतनी खबर मिलती है कि हाँ कंफर्मेशन हो गया, आपका होटल बुक हो गया, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन कल जो हमारे यहाँ से 3 लोग गए थे उनके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इंसिडेंट हुआ। 4 स्टार होटल है वहाँ पे, वो 4 स्टार होटल, वहाँ पे जो उनका फ्रूट था, फ्रूट के अंदर कीड़े थे, गले हुए फ्रूट थे, खाना 3rd क्लास था। और जब रिसेप्शन में फ़ोन किया जा रहा था उन्होंने बड़े गंदे ढंग से रिएक्ट किया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उनके रूम में नहीं जा रहा था। 3 लोग एक ही रूम में रुके थे, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे पता नहीं वो मतलब किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हो। तो ये सब चीज़ें भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं, मेंटली प्रिपेयर होके जाइए इसके लिए। तो जब वहाँ से खबर आई कि खाना ख़राब मिल रहा है, तो हुआ क्या, यहाँ से इमीडिएट ही जिस वेंडर ने ये सब पैकेज इंतज़ाम किया था उसने बहुत हिम्मत मारी, बहुत हेल्प की उसने। तो उसने क्या किया, एकदम से विदिन 1 आवर उसने दूसरा होटल बुक किया जो उससे चीप था। और उसके अंदर खाना, मैं दोनों ही फ़ोटो आपके सामने रखता हूँ, पहले वाले होटल की और दूसरे वाले होटल की। वहाँ पे खाना इतना ज़बरदस्त खाना दिया गया। इसके बाद वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई और वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था पिछले होटल में, यहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल किया गया। और उन्होंने स्पेशल कंसिडरेशन के साथ इसको सुना, जो वहाँ पे गए हुए हैं उन लोगों की बात सुन रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है। दूसरा पॉइंट, आप किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा जो सलाह होती है उसके ऊपर मत जाइए। रियलिटी में आप पढ़े लिखे हैं, आप रियलिटी में सारी वेबसाइट आपके सामने होती है, गूगल आपके सामने है, किसी भी सवाल का जो आप चाहिए आप गूगल से लो, इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपको किसी और पे बिलीव करना पड़े। क्योंकि जो होटल आपको दिया गया उस होटल की सारी जो है ना स्पेसिफिकेशन, उसकी वेबसाइट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आप खुद नोट कीजिए और उनसे पहले ही बात करके रखिए। जो आपकी चीज़ें आपको चाहिए, जो आपको मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल करवानी है अपने लिए, वो सब कुछ आप चेक कीजिए। क्योंकि 4 स्टार होटल होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ पे 4 स्टार होटल जैसा कुछ नहीं था। दूसरा, मेरे को ये भी रीज़न समझ आया कि अब जैसे जैसे ये टाइमिंग बढ़ रहा है, जो इस समय हालात बने हैं 7 दिन के क्वारंटाइन के, यहाँ वहाँ पे कालाबाजारी शुरू हो गई है। इवन वहाँ पे कुछ लोग इंडियंस हैं जो सुनने में आए हैं, वो भी गलत गाइड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उनको पता है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो जल्दी आनन फानन में गलत डिसीजन लेंगे, वो उनसे पैसे लेकर काम कर रहे हैं उनका। तो ये भी चीज़ शुरू हो गई है, इससे भी बच के जाना है आपने। ये बहुत
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सब कुछ वहाँ के बारे में खुद पता होना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आपको हो सकता है कि इमरजेंसी में खुद ही वहाँ पे अरेंज करना पड़े बहुत सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट ये है। ये तीसरा पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट है, आप अपने वेंडर को कहिए कि मेरा RT-PCR टेस्ट जो है मैं वहीं जाकर करवाऊंगा, उसे इंक्लूड मत करवाइए, क्योंकि अब वहाँ पे 2 RT-PCR टेस्ट होंगे। एक तो उस दिन जिस दिन आप जाएंगे, एक उस दिन जिस दिन आप वहाँ से छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आप छोड़ेंगे वो आपका कनाडा के लिए होगा और जिस दिन आप जाएंगे वो केवल सर्बिया के लिए होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें कि 2 RT-PCR टेस्ट होने हैं आपके। और उसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है कि जिस RT-PCR टेस्ट को पहली बार आपके साथ किया गया था, वो जो वेन्यू था आपका सेम होना चाहिए लास्ट वेन्यू के टाइम में। यानी कि वहाँ की सरकार ने इसे इंक्लूड किया है कि RT-PCR टेस्ट जहाँ पे आपका पहला वेन्यू था, यानी कि आपने जिस होटल में स्टे किया है वहीं पे आपका पहला टेस्ट हुआ है, तो लास्ट भी उसी दिन वहीं पे होना चाहिए, तभी वो इंक्लूड किया जाएगा। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, सर्बिया पहुँचते ही एयरपोर्ट ऑफिशियल के साथ कोई भी किसी प्रकार की कोई भी टॉक अननेसेसरी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हुआ शायद वो 3 दिन के लिए जो गए थे यहाँ से अरेंजमेंट करके वो निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चों ने स्पेशली जाकर उनसे कुछ सवाल पूछ लिया जो कि उनसे नहीं पूछना चाहिए था, सवाल किसी और से पूछना चाहिए था, या वहाँ पे इंक्वायरी होती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ पे और पासपोर्ट पे चेक कर रहे होते हैं, जो मतलब उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे होते हैं अपने देश के अंदर एंटर करने के लिए, उन्हीं से उन्होंने पूछ लिया कि हमें क्या यहाँ पे 7 दिन रखा जाएगा। उन्होंने एकदम से कहा यस। तो उन्होंने कहा कि हमें तो 3 दिन का इंतजाम करके आए हैं। वो कहते हैं आपको 7 दिन रहना पड़ेगा। तो बड़ा एकदम से उनको शौक हुआ। तो फिर दोबारा से दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे गया, सेम ऑफिसर से उसने पूछने के लिए चले गया, सेम ही, क्योंकि 3-4 लोगों का ग्रुप था। तो उन्होंने एकदम से जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो एकदम से एग्रेशन में आ गया और उसने एक चीज़ कही कि मेरी नज़र है आप दोनों के ऊपर, आप अगर मुझे अगले 2 दिन के अंदर यहाँ पे दिखाई दिए ना तो मैं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी ऑफिशियल्स के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी कन्वर्सेशन करने से पहले चेक कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमने कॉन्फिडेंस तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ एहतियातन वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसका ध्यान रखना ही होगा हमें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम मैं आपके सामने रखता रहूँगा, आपके सामने लाता रहूँगा। ये तो मेजर पॉइंट थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अपना मेंटली प्रिपरेशन करके जाइए। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपकी टिकट बुक हो चुकी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी रास्ता बदल सकते हैं, मैक्सिको का रास्ता अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है अभी तक तो जो हालात हैं वहाँ पे थोड़ा ठीक है माहौल, वहाँ पे इतना पैनिक नहीं है अभी, आप वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में उधर भी ऐसा हो जाए, क्योंकि इतना तो तय है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो काफ़ी हार्म हुई है, काफ़ी मतलब कोरोना ने उसको डिस्टर्ब किया है। तो अब लोगों के पास यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए वो आप लोगों से पैसा कमा सकते हैं। तो ये उस पैसा कमाने के चक्कर में किसी का कैरियर ख़राब ना हो जाए, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आपके सामने लाया जा रहा है बार बार। और कल कुछ एक दोस्तों के सवाल आए थे कि RT-PCR टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, उनको कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो है ना कैसे वो हमारे को मॉनिटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपका वहाँ से इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के दौरान वो आपके होटल की पूरी डिटेल उसमें डालेंगे, वो कनेक्ट करेंगे उनको कि ये बंदा वहाँ पे जाके रुकेगा और उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। हाँ, कल किसी बंदे ने कहा कि कोई भाग भी तो सकता है, वो आपका अपना ईमान है। अगर आप अपने स्टूडेंट कैरियर को ध्यान में रखे गए हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए इलीगल ही होगा वो सारा कुछ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे कूल रहिए, चीज़ों को टच मत कीजिए, क्योंकि आपको 2 टेस्ट अब नेगेटिव देने हैं वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों के लिए तैयारी रखिए, यहाँ से पूरा प्रिपरेशन करके जाइए। खाने पीने में विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका फूड कल्चर चेंज होगा वहाँ जाकर। फूड कल्चर चेंज होने के कारण क्या होगा,
आपके इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है आपका हेल्थ को। स्ट्रॉन्ग होके जाइए, पॉजिटिवली सारे काम कीजिए, पॉजिटिव होके काम करोगे तो आपके सारे काम जो है ना बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी कनाडा पहुंच जाएंगे। तो मैं आप लोगों से फिर जो है एक शुक्रगुजारी वाली गुंजाइश के साथ बोलता हूँ, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे और ज़्यादा अच्छी खबरें, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ कि कुछ मेरे 2 फ्रेंड गए हैं, वो किसी और रास्ते से गए हैं, वहाँ सर्बिया पहुँचे हैं, फ़्लाइट वगैरह और उनका सब कुछ अलग था। तो वहाँ पे वो घूम रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो किस तरीके से बीचेस पे जा रहे हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बस ऐसे बने रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो लिंक दिए गए, इन सब पे फॉलो कर लीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं। एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है जो कनाडा तक पहुँचने के लिए हमारी हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक्टिव हो जाइए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि खबर सच्ची है तो ही अच्छी है। आप लोगों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ, शायद आज या कल में। जितने भी आपके सवाल होंगे हम लाइव सेशन में ज़रूर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कमेंट में लिखकर ये बताएं कि आपके सवाल क्या होंगे, मैं ताकि उन सवालों का पहले से ही सॉल्यूशन लेकर और रिसर्च करके आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। और साथ ही एक बात ध्यान रखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये मेरे फेवरेट हीरो सनी देओल की आवाज़ में मैंने बोला था। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, खुश रहो।